वो पहला लड़का था जो डीवीएम में 69 में फर्स्ट डिवीजन होल्डर आया था। उससे पहले डीवीएम में लोग ज़रा कम नंबरों के आते थे। तो इस तरह हमने डीवीएम कर लिया। तो हम लोग इस इंतज़ार में थे कि डॉक्टर साहब वो सारे हम इकट्ठे होके हम वेट कर रहे थे कि पोस्टें निकलें और हम जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब और ज़हद अज़ीज़ इन दोनों ने फैसला किया कि हम पोल्ट्री की सीटें हैं वहाँ जाकर जॉब करते हैं। जो पोल्ट्री की है ना सर्विस, इसमें तरक्की ज़्यादा है, इसलिए इस महकमे में चले गए। उसके बाद उन्होंने पंजाब पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उनकी पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई। हुआ ये कि एक दिन ये फैसलाबाद से आए थे, हम खेतों में काम कर रहे थे। हमने कहा कि हमारा एक साथी और आ गया, देख के हमें ना ये हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आ जाएं जी, काम शाम करें, माशाल्लाह अब तो आप उधर से फ़ारग हो गए हैं, आएँ काम करें। कहता मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो नौकरी हो गई है पिंडी में, तो मुझे तो 17 ग्रेड की जॉब्स मिल गई है, मैं तो पिंडी जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर वो बहरहाल हम घर आ गए, सारा आ गए। फिर उनको सी ऑफ किया, स्टेशन पे जाके उनको छोड़ा। और घर वालों ने मशवरा दिया कि आप रावलपिंडी से खानेवाल आ जाएं, हम इसको आप ऑफिसर अब बन गए हैं तो इधर हम जो हैं अपने हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। तो डॉक्टर सादिक साहब डायरेक्टर पोल्ट्री जो उस वक्त के थे, डॉक्टर सलीम कुरैशी, उनके पास गए, उनके कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि सर मेरी ये मजबूरियां हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा तबादला जो है वो खानेवाल कर दें। तो डॉक्टर सलीम कुरैशी ने इंतहाई गुस्से में उन्हें देखा और कहा कि काका इतने काम करना तो कर, नहीं तो वापस चल, कोई जगह नहीं। ये वो लम्हा था जब ये चेंज ओवर हुआ और टर्निंग पोजीशन थी। इस जवाब को सुनकर डॉक्टर सादिक के जहन में जो बात आई तो उन्होंने फैसला किया होगा कि मैंने अब यहीं सब कुछ करना है, मैंने वापस नहीं जाना। 17 ग्रेड में जो पैसे मिलते थे वो इतने कम मिलते थे कि एक घर भी एक जो है ना, एक अपार्टमेंट छोटा भी नहीं आता था वहाँ पे रह सकें। अगर अपार्टमेंट लेते थे तो उसका ये होता था कि उसका किराया ही पूरा होता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, हमें भी पैसे चाहिए। उन्होंने फिर यहाँ एक तरलाई स्कीम है, एक छोटा सा फार्म किराए पर लिया था 36 नंबर, वहाँ ब्रैलर पाला करते थे और सर्विस भी किया करते थे। वहाँ से शुरुआत हुई। तो मज़े की बात यह है कि वहाँ जाके अम्मी अब्बा जी को बताया कि मैं इस तरह मुर्गियों का कारोबार हम कर रहे थे। अब्बा जी कहते हैं डॉक्टर साहब और ना किसी को बताना। हालांकि होगा इतना पढ़ा लिखा है बंदा थे, मुर्गियों का कारोबार कर रहा है, किसी को ना बताना। तो अब्बा जी ने इतना छुपा के रखा जो मुर्गियों का काम, बस यही बताते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर, ये नहीं बताते कि मुर्गी खाना खोला हुआ। उस ज़माने में मुर्गी खाने को लोग पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन इस मुर्गी खाना खोलने का भी एक पस मंज़र ये है कि अभी मुलाजमत वो कर रहे थे, उनके वालिदैन ने उनकी शादी का डोल डालना शुरू किया। तो ये यहाँ थे और शादी इनकी होनी थी। अब इनका मसला ये था कि ये शादी कहाँ करें, कैसे करें और उसको किस तरीके से घर किराए पर लें, कहाँ उसको फैमिली को रखेंगे। इसी में किसी ने उनको ये एक सियाने ने, उनके एक ज़हीन दाना दोस्त ने को ये बात बताई कि आप एक शेड किराए पर लें इस तरह का कि जिसके अंदर एक फैमिली क्वार्टर भी होता है। हमारी बरादरी का, हमारे गांव का जो अमीर तरीन आदमी था और सबसे शरीफ भी थे, उनका नाम था मौलवी मोहम्मद इदरीस। उनकी एक ही बेटी थी, उन्हें घर उनकी शादी हुई। मुझे याद है कि मैं पहली मरतबा उनके शेड में जब गया उनके पहले बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए। और वो बहुत इब्तदाई ज़माना था पोल्ट्री का, और डॉक्टर साहब ख़ुद उसके सामान ख़रीदने के लिए ये पिंडी जो लियाकत बाग है वहाँ से वो जाया करते थे, गुजरांवाला, उसका सामान ख़रीदने के लिए। और कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि उनको रात इंतज़ार बस भी ना मिली कई दफ़ा, और वो फिर वापस आ गए। ये उनकी ज़िंदगी के हालात हैं। उन्होंने ख़ुद एक तकरीर में जो एक रमज़ान मुबारक में एक इफ्तार पार्टी हुई जो पहली बेस्ट वेस्टर्न होटल में, उन्होंने ख़ुद इस बात का इजहार किया कि वो मेरी पहली खेप जो थी वो मेरी 300 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी और मुझे पहला मुनाफा जो एक मुर्गी खाने से हुआ वो 2700 रुपये हुआ, गोया 9 गुना ज़्यादा। इसने उनको ये हौसला दिया कि अब वो मुलाजमत को तर्क कर दें। पता चला कि डॉक्टर साहब ने नौकरी को खैर बात कह दी है और फुल्ली अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे दिल में खौफ हुआ कि नौकरी छोड़ दी अच्छा नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा मैं अब इतना अर्न कर रहा हूँ
नौकरी से 8, 10, 15 गुना ज़्यादा और ज़्यादा खुशी होगी। मैं यहाँ बीएससी में पढ़ता था, वहाँ से मैं छोड़कर इधर आ गया था पढ़ने के लिए। तो मेरे साथ मोटरसाइकिल होता था, यहाँ से मैं तरलाई जाता था, वहाँ पे काम करता और वो जॉब करते थे। ये हम दोनों भाइयों ने शुरू किया था कोई 1977-78। चौधरी अब्दुल हमीद को खानेवाल से बुला लिया, अपने साथ कारोबार शुरू करती है, हमीद साहब के साथ शुरू किया। फिर डॉक्टर साहब ने मियाँ साहब को बुला लिया, मियाँ असलम को बुला लिया अपने पास, वो भी कारोबार में शामिल हो गए। फिर हमने एक AOP कंपनी बनाई। AOP कंपनी होती है एसोसिएट ऑफ पर्सन कंपनी बनाई, और उस कंपनी के हिसाब से हम चलते रहे। क्योंकि जारी बात हम तो पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत पैसे थे, 30, 40, 50 हज़ार रुपये लेकर आए थे। वो भी वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से दिए थे कि ये लड़के घूमी ना, ज़िम्मेदार के पास पैसे कम होते हैं, फसलें बेच बूझ कर बड़ी मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे करते हैं। तो वो जो थे बिज़नेस के अंदर, फिर हमने वो अल्लाह का शुक्र है सारे काम करते रहे दिन रात, और उनकी मानते भी रहे। जो वो कहते थे, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि अभी उन्होंने कुछ कहा हो हमने ना माना हो, या मियाँ साहब ने ना माना हो, या किसी ने ना माना हो। उनको एक एज ए ब्रदर, एज ए फादर हम उनको जानते थे। जो वो कहते थे हम वो करते थे, और ये एक टीम वर्क था हमारा। बलाल था मौलवी इदरीस साहब का तलकात वाला बंदा था, दोस्त था उनका। उनसे पैसे लेकर मशीनें लीं और किराए पर एक कोठी ली, वहाँ मशीनें लगाईं। वहाँ चौधरी हमीद की रहायश भी थी और मशीनें भी वहाँ लगाईं। अंडे रखते थे और चूज़े निकाल कर बेचते थे। जब हम 37 में थे, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने हर शहर में छोटे छोटे ऑफिस बना लिए, सेल ऑफिसर रख दिए उन्होंने, उनको सेल के टारगेट दे दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सेल बढ़ती गई, हमारा स्टाफ बढ़ गया, तो हमारी मीटिंग शुरू हो गई। हर 3 माह बाद मीटिंग शुरू होती थी। फिर वो डॉक्टर साहब देखते थे कि किसने क्या परफॉर्मेंस की है, उस लिहाज से फिर उन्हें प्राइस देते थे कि आपकी ये अचीवमेंट है, उस पर आपको ये प्राइस दिए गए हैं। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, और फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि 1995 में उन्होंने एक फीड मिल, जो मदा फीड मिल, उसका सौदा हो गया। वहाँ से उनकी एक तरह से किस्मत का सितारा मज़ीद जागा। जब पोल्ट्री में आ गए तो पूरी दुनिया में जो कुछ फार्मिंग में, टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में, ब्रीड में, जो डेवलपमेंट पूरी दुनिया में होती थी, वो उसको मुताला कर लेते थे। ज़रा तमाम जरायद तकसीम छपते हैं, तकसीम होते हैं। फिर जहाँ देखते थे कि फ़लाँ मुल्क में एग्रीगेशन हो रही है, पहुँच जाते थे। वो जॉर्जिया हो, बरतानिया हो, देख के आते थे। फिर वो चीज़ यहाँ पाकिस्तान में वो अपनी कंपनी में इंडक्ट कर देते थे। पोल्ट्री का बिज़नेस सीजनल बिज़नेस है जी। सीजनल बिज़नेस क्या होता है कि आपके फ़र्ज़ किया रमज़ान शरीफ आ गया तो आपके रेट कम हो जाते हैं, ईद आ गई रेट कम हो जाते हैं, मुहर्रम शरीफ आ गया तो रेट कम हो जाते हैं। तो ये फिर नुकसान होते हैं काफ़ी। क्योंकि खाने का बिजनेस है तो प्योरली डिपेंडेंट है डिमांड एंड सप्लाई पे। आप इसकी ना प्रोडक्शन रोक सकते हैं, ना सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ऑटोमेटिकली रेट रिड्यूस हो जाते हैं। पोल्ट्री में बड़े बड़े बहरान आए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, ख़त्म हो गई। लेकिन जो चली आ रही हैं उनमें डॉक्टर सादिक साहब जैसे लोगों का विजन है कि उन्होंने मसलसल इसमें काम किया है। और वो बिज़नेस को एक्सपैंड करने की सोच में रहते थे हमेशा। और जैसे उनको मतलब मार्केट फिजिबल लगती थी, वो एक नया फार्म बना देते थे, एक्सपेंशन हो गई, हेचरी बना ली, एक्सपेंशन हो गई, फीड मिल बना ली, एक्सपेंशन हो गई। तो हर टाइम उसको कीन ऑब्जर्वेशन में रखते थे। जैसे जो गुंजाइश बनती थी मार्केट में, वो अपना कारोबार बढ़ाते। वो इस रिस्क को ले लेते थे। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि 82 के अंदर फ्लाग जो हम बाहर से मंगवाते थे वो 2000, 4000, 5000 मंगवाते थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने 20000 का फ्लाग मंगवाया नीदरलैंड से। तो लोग आन के हैरान हो गए कि ये 20000 फ्लाग मंगवाया है और यहाँ पे जो बर्ड है, एक दिन का चूज़ा टोकरियों में बिकेगा, तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन माशाल्लाह जब वो आया और उस टाइम मार्केट बहुत बढ़ चुकी थी और माशाल्लाह उसमें प्रॉफिट हुआ, वो ही हमारी बेस भी था। जब भी नुकसान हो रहा था अब्बू सब फ्लॉक डालते थे, ताकि बिकॉज नुकसान कभी ना कभी तो एंड होना ही था। जब नुकसान के बाद जब प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जब हर बंदा
वो डिसार्ट होके अपना फ्लॉक फार्म बंद करने में चक्रों में होता था। अब्बू अब अपना फ्लॉक डालते थे ताकि ऑब्वियसली इससे जब निकलेंगे तो आपके पास इसके बाद आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बिकॉज शॉर्टेज हो जाएगी माल की। तो ऑब्वियसली उस वक्त लोग कहते थे इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं। मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा भी, उन्होंने कहा यार बात यह है कि जब ये मसाइल आते हैं तो हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमने इन मसाइल से ओवरकम कैसे होना है। अपने वो जो मामलात होते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन से अवामल हैं, हम उनका तज्जिया करते हैं। और तज्जिए के बाद जब हम नई रास्ता निकलता है तो फिर हम जो है काम करना शुरू कर देते हैं और हमें इसरा होता है, उससे तरक्की मिलती है। और यही बिजनेस का असूल है और यही चीज़ जो है पोल्ट्री में जिसने ये अपनाई है और उसने तरक्की की। तो बड़ी कैलकुलेटेड उनकी जो है ना बिजनेस में बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क थे। कभी कभी इंसान से कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, लेकिन मोस्टली वो कैलकुलेटेड ही रिस्क होते थे। अल्टीमेटली उनका फ़ायदा होता था। पूरी प्लानिंग करते थे, उनकी बहुत आगे की सोच थी, उनकी पूरी प्लानिंग होती थी कि ये नहीं सोचते थे कि अभी इस साल में क्या फ़ायदा होना है, वो सोचते थे कि 10 साल में मैंने किस किस का फ़ायदा करना है और मुझे क्या फ़ायदा होना है। वो 10 साल का सोचते थे, ये 1 साल का अबू की सोच नहीं थी। वो खैर था लॉस है कुछ नहीं होता यार, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता सब कुछ। अबू ये बोलते कुछ नहीं होता यार, पानी का गिलास पियो, चाय पियो, आराम से सुकून में बैठो, कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा लोग जो हैं जब नुकसान होता है तो भाग जाते हैं, जब तेज़ी आती है तो दाखिल हो जाते हैं। ये गलत फ़िलॉसफी है। आपने हर वक्त अपने कारोबार में रहना है, अपने उसमें चाहे तेज़ी है चाहे मंदा है, फिर आपका जंप ऊपर लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने सर्वाइव इसी वजह से किया कि उनकी फीड मिल भी थी और पोल्ट्री के जितने भी एस्पेक्ट थे उनकी फीड मिल थी और इसके साथ उनका SB फार्मा था ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर। और फिर कुछ अरसे के बाद उनका यानी अंडे का भी उनका अपना काम था, एक प्लांट भी लग गया था, फर्टिलाइज़र का भी काम शुरू हो गया था। जो चीज़ें फीड मिल में इस्तेमाल होती थी और उसका जो स्क्रैप होता था उससे बाय प्रोडक्ट्स के तौर के ऊपर तो ऑयल उन्होंने, जिसको रिटेल भी उन्होंने किया मार्केट के अंदर सादिक ऑयल के नाम से, ये सब उन्होंने कर लिया था। इसकी वजह से डॉक्टर साहब ओवरऑल यानी लॉस पे नहीं जाते थे। स्मूथ तरीके से वो अपेरेंटली सब रन करते थे। मतलब पोल्ट्री में हालात बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं और उनके पास जब भी आप डिस्कस करें इवन ड्यूरिंग बैड टाइम्स आपको लगता था कि मतलब ठीक चल रहा है सब। बहुत इजी गोइंग थे। मतलब ही यूज्ड टू फॉरगेट थिंग्स। मतलब आज रात को कुछ हुआ है उसे सुबह वो उठ के ही विल फॉरगेट अबाउट इट, नई बिगनिंग नई स्टार्ट से वो स्टार्ट करेंगे। 10-20 करोड़ रुपए का पोल्ट्री में लॉस हुआ है ना, तो 2 गिलास साइड पे उनके कमरे के ना साइड पे जग गिलास पड़ा होता था, उठ के जाके वो पानी पीते थे 2 गिलास, आधे 2 गिलास पी के आगे कुर्सी पे बैठ जाते थे, बस गर्दन को ऐसे किया तो 20 करोड़ का नुकसान हो गया। अब आगे चलें। लास्ट कपल ईयर्स उन्होंने टेंशन लेना बंद कर दी थी। उनको था कि बस अल्लाह ना है ना मेरे साथ, जब तक मैं अल्लाह के बंदे को देता हूँ ना, अल्लाह के बंदों को, तब तक मुझे अल्लाह देता रहेगा। उनके पास दिमाग में ये बात होती थी, ऊपर सुकून रहते थे। ये कोविड के दिन थे तो बिज़नेस बड़ा डाउन चला गया, बहुत लॉस किया हमने। तो उस कोविड के जो है ना वो बाद जो मीटिंग सेशन हमारा स्टार्ट हुआ तो जो जितने भी 21-22 मेंबर होते थे हमारे कोरम के, वो अपसेट थे कि अब शायद वो इस बात पे भी नाइड होंगे, इस बात पे भी नाइड होंगे। अल्टीमेटली क्योंकि इतने नुकसान हो चुके हुए हैं तो वो शायद गुस्सा करेंगे। लेकिन कुड यू बिलीव के वो जब मीटिंग में बैठे हैं तो उन्होंने बड़े जिगरे के साथ उन्होंने कहा, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है सब लोग, और क्यों बैठे बैठे लग रहे हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उनके ये अल्फाज इस तरह के इनकरेजिंग अल्फाज थे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे या मेंबर्स थे मीटिंग के, तो वो उनको भी शौक हुआ कि इतने बड़े लॉस के बाद डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बात, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो होता है पोल्ट्री में, हम 45 साल से ये देख रहे हैं, 40 साल से ये देख रहे हैं चीज़ें कि इसी तरह उतार चढ़ाव आता है। और ये पोल्ट्री का बिज़नेस है भाई, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप को मजबूत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनका ये कह देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बड़े बड़े लोगों को वो जो है ना वो ठीक कर देता था। एक रुबा सदी उनकी मेहनत मशक्क़त में उनके पूरी जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती ज़िंदगी उससे मुतासर हुई थी। बक़ौल शायर के क्यों गर्दिश अय्याम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागिर नहीं हूँ मैं। इन्हीं गर्दिश अय्याम में उनके एक इस्तराबी कैफियत ने उनसे एक ऐसा फ़ैसला करवाया
कि उन्होंने दूसरी शादी का इरादा किया और फिर उसके बाद फ़ैसला किया और उसके ऊपर अमल भी कर लिया। उनकी खुशबख्ती इस बात से तो पहले ही से वाज़ेह थी, उनको इसका एहसास था कि पहली शादी के बाद उनके कारोबार में जो तरक्की आई थी ये उन बाबरकत क़ुदूम से कि जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा अपने साथ अपनी जो खुशबख्ती लेकर आई थी, घर में दाखिल हुई थी, उनकी बीवी बनी थी, तो उसने उनको एक उरूज अता किया था कारोबारी। ये रुबा सदी जो है ये उस कारोबारी उरूज का था। अगला रुबा सदी जिसमें वो गुजरे उसमें दूसरी बीवी की खुशबख्ती उसमें शामिल थी। चुनांचे मज़ीद उन्होंने अपने कारोबारी तरक्की के मनाजिल उन्होंने तय की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दूसरी बीवी से 2 बेटे अता फरमाए। 2006 में जब बिज़नेस एक्सपेंड होना शुरू कर दिया तो भाइयों ने फ़ैसला किया कि हम इसको आपस में तकसीम कर लेते हैं। बड़े भाई भी इस्लामी जमीयत तलबा के रुकन थे, मैं भी इस्लामी जमीयत तलबा का रुकन था। छोटे भाई भी मियाँ JM जवेद साहब भी इस्लामी उम्मीदवार रुकनिया थे। तो हमने बिजनेस किया 81 से 2005 तक इकट्ठे, और ईमानदारी से किया, दयानतदारी से किया। कभी कोई शक भी कभी किसी को नहीं पड़ी कि कोई डॉक्टर सादिक साहब अल्लाह ना करे बददयानत हैं, या मियाँ असलम साहब बददयानत हैं, या मियाँ जवेद साहब बददयानत हैं। सबके दिन बड़े क्लियर थे, सबके दीनी दिन थे, सब गुरूमा हुए थे मौलाना मदूद की तालीमात से। तो जब मैं कौमी असम्बली पहुँच गया तो मेरे पास तो वक्त नहीं था। ज़ाहिर है मैं अमीर ज़िला की जिम्मेदारी होगी, नैब अमीर सूबा की जिम्मेदारी दे दी लियाकत बलोच साहब मोहतरम ने, MNA पहुँच गया, अब वक्त बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा मुझे तो कल उनको बहुत काम है, नहीं मुझे अलग कर दो। तो भाइयों ने पूरा वो कर लिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये है, तो 1/3 में तकसीम कर दूँ। 2006 के बाद जब ये स्प्लिटिंग हो गई, सब ने अपने अपने हिस्से किए, तो सब ने अपने अपने हिसाब से ग्रो किया। हमारे हिस्से में भी काफ़ी कुछ आया और फिर उसके बाद उसमें एक स्ट्रेट जो अपवर्ड ट्रेंड आया हमारा एक्सपेंशन का। ड्यूरिंग दैट पीरियड डॉक्टर साहब के 2 बच्चे भी उनके साथ आ गए और वो भी इस सारी जो ग्रोथ है इसका एक पार्ट बन गए। हमने 1 मिल थी तो उससे 2 बनी, 2 से 3 बनी, इसी तरह फार्म में भी एक्सपेंशन हुई। और इतनी मेहनत की कि जो कंपनी 2006 में थी उससे 4 गुना 2016 में आई। फिर 16 में क्या हुआ कि बच्चे ग्रो अप हो गए। डॉक्टर साहब ने उसमें इतनी मेहनत की, जो 2016 तक 10 साल का प्रॉफिट था उसमें भी बच्चों को प्रॉपर हिस्सा दिया। और जो बच्चों ने उस वक्त भी मांगा उन्होंने फिर बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक शेयर दिए। हम दोनों की खुद उन्होंने कंपनियां सेट की, खुद कंपनी रजिस्टर करा के हर चीज़ खुद करके हमें कहा अब ये तुम्हारा काम अलग है, इसको खुद चलाओ। और ये इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़ानदानों में बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं सक्सेशन जब होती है। ये क्वालिटी उनमें थी, बाकी क्वालिटी पर ये भी थी, अब अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी। तो ये बाप की शफकत थी बेटों के हक में कि बेटों को भी उन्होंने ये नहीं वो चाहते थे कि मेरे बेटे मेरा नाम रोशन रखें, कि मार्केट में ये ना लोग कहें कि डॉक्टर सादिक के बेटे, वो कहें डॉक्टर सादिक के बेटे अब्बू की तरह उससे भी बढ़ के अच्छा काम करते हैं। ये बाप के लिए फ़ख्र की बात है कि अगर बेटे बाप से भी अच्छा काम करें तो मार्केट में लोग ये कहते हैं कि ये डॉक्टर सादिक के बेटे हैं। तो ये उनके लिए बड़ा एक एजाज़ था। कारोबार के हवाले से वो ही सोचते थे कि मैंने इसको बहुत ऊपर लेके जाना है कारोबार को, और उन्होंने वो करके दिखाया है। तो वो कहते थे तकीर मैंने अभी बहुत जीना है, मैंने अपनी बच्चों के लिए बहुत काम करना है, मैंने इस बिज़नेस को इतना ग्रो अप करना है कि मैं छोटे बच्चों को ये फील ना हो कि 2016 की तकसीम के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी उससे भी डबल हो जाए। एक डायलॉग होता था, मैंने कहा वी शुड बी प्राउड ऑफ वेटनेरियन, कि हमारा एक वेटनेरियन भाई आज गवर्नमेंट से कहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर का लाइसेंस दे दें। और वो मुझे कहते होते थे डॉक्टर साहब के शौक पोल्ट्री में अभी 4 गुना तरक्की हो सकती है। हमारे मुल्क में अभी फूड की शॉर्टेज है, पोल्ट्री जो प्रोवाइड की अभी इसकी 27 ग्राम भी हम नहीं कर पाए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है। हमारी आबादी बढ़ ही है, अगर हम इसमें पूरी मेहनत करें तो 4 गुना पोल्ट्री का बिजनेस बढ़ सकता है और 4 गुना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, 4 गुना लोगों को वसाइल मुयस्सर आ सकते हैं।
ज़ाहिर हर बंदा बिज़नेस तो करता ही है, लेकिन इंसानी फ़लाह के लिए जो बिज़नेस करता है, जैसे ये प्रोटीन का इशू होता है आवाम में, चिकन का, तो वो कहते थे कि ये ज़रूरत है, ये हमारा चलेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो इसलिए वो ना हौसले से उन्होंने काम को बढ़ाया है। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में अगर अभी आप शेयर देखें कि सादिक ग्रुप का जो भी डॉक्टर सादिक साहब से चला है, अब तो काफ़ी वो कंपनियां बन चुकी है, तो उनका शेयर कुछ भी नहीं तो 65-70% तक हो गया है पाकिस्तान पोल्ट्री में।